नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। दरअसल व्यवस्थाओं के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसकी एक बानगी आपको दिखाएंगे कि कितनी अव्यवस्था अभी भी नजर आ रही है। खबर यूपी के देवबंद से है, जहां प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल तब खुल जाती है जब यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के मौसा को मेडिकल कॉलेज में ना तो स्ट्रेचर, ना ही बेड और ना ही मौत के बाद एम्बुलेंस मिल सकी। मंत्री का भाई अपने पिता के शव को गोद में लेकर ही मेडिकल कॉलेज से निकल गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने अभद्रता की, गाली गलौज की, पहले 1 घंटे तक मरीज को भर्ती नहीं किया और इसके बाद मंत्री ने फोन किया। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अमानवीय किस तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरीके से हम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जो उम्मीद लगाकर बैठते हैं, उन उम्मीदों को पलीता लगाती हुई ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री के मौसा जी, जो ये हाथ में जिस शख्स को इन्होंने लिया हुआ है, इलाज के अभाव में इनकी मौत हो जाती है, उचित इलाज नहीं मिलता है और इसके बाद जब मौत हो जाती है, इसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती है अस्पताल प्रशासन को कि एक एम्बुलेंस मुहैया करा दी जाए, क्योंकि जब एम्बुलेंस नहीं मिलती तो इन्हें गोद में ही लेकर जाना पड़ जाता है। आपको बता दें, मंत्री साहब ने फोन किया और इसके बाद कोई सुनने वाला नहीं था मंत्री जी की। फिर दोबारा फोन पर हड़काया गया तो मंत्री भर्ती किया गया इतनी बातचीत के बाद, लेकिन तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। जो तस्वीर आपको दिखाई, राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा ने रिपोर्टर का फोन नहीं उठाया। दरअसल ये लापरवाही की सारी सीमाएं यहां पर पार करती हुई, और ये कहा जाए कि मंत्री जी का भी फोन गया, पहली दफा फोन नहीं उठाया गया, दोबारा फोन उठाया भी गया तो भर्ती नहीं किया गया और उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। और इस तस्वीर को देखकर, या देवबंद की ये जो तस्वीर सामने आई, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री के मौसा जी की ये हालत है तो एक आम इंसान को कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेहतर हैं और जन जन तक ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं, समय रहते उचित इलाज मिल पा रहा है, लेकिन ये तस्वीर हकीकत को बयां कर रही है कि मंत्री जी बार बार फ़ोन भी करते हैं और इसके बाद जो प्राचार्य संगीता अनेजा जी हैं वो रिपोर्टर का फ़ोन नहीं उठाती हैं, क्योंकि लगातार हमारे रिपोर्टर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और बावजूद इसके फ़ोन नहीं उठाया गया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। रफत फातिमा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अवधेश यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रशांत त्यागी संवाददाता देवबंद से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख अपने संवाददाता का करते हैं। प्रशांत, अगर देखा जाए बार बार कॉल करने के बावजूद भी जो प्राचार्य संगीता अनेजा हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, ये दर्शकों को एक बार दर्शकों के लिए बताना बेहद जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, हम इस समय देवबंद का ये गांव पड़ता है महेशपुर। हम यहाँ पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार है जिनकी कल मौत हुई थी, तो उनके परिवार से हम यहाँ पहुंचे हैं और लगातार अभी जो बात सुनने में आ रही है कि जो राज्य मंत्री के फिर दिशा निर्देश पर जो संबंधित चिकित्सक है उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की शासन द्वारा जांच बैठा दी गई है। हम पीड़ित परिवार से ही इनके बीच में पहुंचे हैं और इसी गांव में बात करें, एक रोचक यहाँ पर चौंकाने वाली बात हमें ये मिली है कि आज जो क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवाओं से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 30 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी की हालत खराब हो जाती है उसको सही तरीके से स्वास्थ्य सेवा एकदम मुहैया कराई जा सके। तो अपने आप में सरकार के दावों को भी कहीं ना कहीं खोखला साबित होता है, क्योंकि
लोगों के इनकम टैक्स का पैसा जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है तो वो, लेकिन उसका परिणाम आम जनता को देखने को नहीं मिलता। कल अगर आसपास यहाँ पर हॉस्पिटल होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन कल की जो घटना हुई बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। और हमारे साथ उनके जो मृतक हैं, उनके बेटे हैं, हम उनसे बात करेंगे कल कैसे कैसे क्या मामला हुआ। बिल्कुल प्रशांत, आप पूछिए कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्या मामला हुआ कल, आप जरा जोर से बताना किससे कैसे। नहीं, कल जो हम देवबंद लेके गए, एक तो बुखार में ज्यादा हालत खराब हो रही थी जी। तो फिर हम सहारनपुर ले गए, सहारनपुर से फिर लखनऊ ले गए जी। तो मंत्री जी ने वो भर्ती करा दिए, इलाज भी शुरू होगा जी। फिर उनके उन्होंने जो मर के मेरे पिताजी, उन्हें वो गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी के लिए स्टेशन नहीं मिला। फिर वो मंत्री जी को फोन करा, मंत्री ने तुरंत एक्शन लेके डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई और टीम गठित करा। आप जैसे आपके पिताजी वहाँ पर एक्सपायर हो गए तो उसके बाद आप उनका जो शव वो वहाँ से कैसे लेके आए, किस प्रकार आगे यहाँ पर लेके आए? वहाँ स्टेशन मिली नहीं हमें, फिर हम हाथ में उठा के लेकर आए। अच्छा, वहाँ से फिर जो पिलखनी हॉस्पिटल है वो यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? हमारे यहाँ से ऐसा पड़ता है 40 किलोमीटर। तो कितने आप वहाँ से फिर सबको 40 किलोमीटर से यहाँ पर कैसे लेके? अपनी गाड़ी से लेकर आई। अच्छा, अपनी गाड़ी से लेके। तो अगर बात करें तो यहाँ की जो कब से उनकी तबीयत खराब थी? नहीं, खराब से पहले से चली थी, कल ज्यादा दिक्कत हो गई थी, सांस में प्रॉब्लम। तो आपने राज्य मंत्री जी से आप बातचीत की, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? नहीं, राज्य मंत्री जी ने तो एकदम से एक्शन लेके एकदम से डॉक्टर आएगा, सब जांच जूझ करी, सबने कार्रवाई करी। फिर उसके बाद जो उन्होंने गलत व्यवहार किया उसके खिलाफ जरा पूरी घटना बताइए, कल कैसे कैसे घटना हुआ? भर्ती करने से क्यों मना किया जा रहा था? प्रशांत त्यागी, आप इनसे पूछिए कि आखिर क्यों मना किया जा रहा था, क्यों लापरवाही, क्यों गाली गलौज हुई, डॉक्टरों की तरफ से मिसबिहेव किया गया, ये पूरी बात। भर्ती करने से क्यों मना उन्हें किया जा रहा था, क्यों गाली गलौज चिकित्सकों द्वारा की गई, क्यों आपके साथ अभद्रता की गई, फिर ऐसा क्या हुआ? भर्ती तो उन्होंने पहले किया नहीं, फिर मंत्री जी ने फोन करके क्यों नहीं किया, क्या वजह थी? बेड खाली नहीं थे। जब बेड खाली नहीं तो उसके बाद आपने फिर किसके पास फोन किया? फिर मंत्री जी को फोन किया हमने, पहला फोन। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कर लिया था? हाँ, एकदम से फिर इलाज शुरू कर दिया। बताया जाता है कि दूसरे फोन के बाद उनको हटाया गया। नहीं, जो पहले तो आए थे, दूसरे फोन की वजह जी भड़काया गया जी, भाई सर की मान लीजिए कुछ जी। तो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि राज्य मंत्री द्वारा दूसरी बार जब फोन किया गया और पूरी ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को हड़काया गया, उसके बाद वहाँ पर उनको भर्ती किया गया, लेकिन तब तक उनकी वहाँ पर मौत हो चुकी थी। और मौत के बाद भी जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है कि मौत के बाद भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई जा सकी, स्ट्रेचर भी नहीं मिला। मौत के बाद आपने एम्बुलेंस मांगी होगी? एम्बुलेंस तो मांगी जी, एम्बुलेंस हमारे पास एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ कर्मचारी सरकार को बदनाम करने के लिए लगे जिससे सरकार बदनाम हो। सरकार तो उन्हें दे रही जी, एम्बुलेंस भी है, वहाँ स्ट्रेचर भी सब कुछ है, वो तो बदनाम करने के लिए है सरकार को। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती प्रशांत, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जिस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से स्ट्रेचर नहीं मिला, सरकार को बदनाम करने की कोशिश इसे कैसे कहा जा सकता है? तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिला। तो सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, सरकार को, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार के अधीन ही काम करते हैं, वो डीएम चाहे सहारनपुर का डीएम हो चाहे आला अधिकारी हो, तो कहीं ना कहीं सरकार का कहीं ना कहीं लचीला सरकार का एक लापरवाही इसमें सामने देखने को साफ साफ नजर आ रही है। इस बारे में आप नहीं, सरकार को सुविधा दे रही है, फिर जो कर्मचारी है ना जी, भ्रष्ट कर्मचारी है, उन्हें कहाँ लोग सुधारा जी, वो तो बदनाम करें सरकार को। प्रशांत, इनसे एक अहम सवाल करिए, ये परिजन है, पीड़ित परिवार कहा जाए, पीड़ित जो मृतक व्यक्ति है उनके परिजन बताए जा रहे हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं और क्या आम क्या खास इन अव्यवस्थाओं से पीड़ित हो चुका है, इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ ये क्या कुछ कहने को तैयार है? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा, आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे चल रही है, विचलित करने वाली तस्वीरें। एक आप बेटे हैं, अपने पिता के शव को एक बड़ी दर्दनाक तरीके से हाथ में लेकर आ रहे हैं, अपने हाथों पर लेकर आ रहे हैं। तो क्या आपको उस समय आपकी क्या परिस्थिति थी, कैसे क्या आपको गुजर रही थी?
दूसरा सवाल यह है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी होती है, ये आप समझते हैं। 40 किलोमीटर आपके गांव से हॉस्पिटल है, तो इस प्रकार आप क्या देखना चाहते हैं? जब आपके हाथों में बाप का सर था, आपके पिता का सर था, तो उस समय आपके क्या मन में आ रहा है? ठीक कि है मन में प्रशांत, तो आपका जब वापस से पिता रुख गुजरा- करेंगे और परिजनों की आप राय साझा करिएगा इस पूरे मामले को लेकर, और भी जानकारी जुटाइए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रफत फातिमा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, साथ ही ये सपा प्रवक्ता अवधेश यादव जी जुड़े हुए हैं। रफत फातिमा जी, आपका रुख करेंगे। कई बार ऐसी तस्वीरें देखकर बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर कि जिनके हक के लिए हम आवाज उठाते हैं वो पता नहीं क्यों डर के साए में जीने को मजबूर हैं, या बेबाकी के साथ बोल नहीं पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते, अपनी समस्या को जता नहीं पाते, बता नहीं पाते। इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगी? आपके जहन में क्या सवाल, क्या खामियां यहां पर नजर आ रही हैं? हम देख रहे हैं पूरा वाकया, ये पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें। साथ ही दुखद भी है कि जिस तरीके से एक परिवार का जो भी व्यक्ति है वो बोल नहीं पा रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सरकार के प्रति कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल दे तो डर, एक खौफ भी होता है कि हम खुल्ला बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर से जितने भी आहत हो चुके हों लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये भी नजर आ रहा है कि वो बंदा अपने पिताजी का जिस तरीके से शव लाया है, जाहिर है एक आम आदमी जब ये एक ओहदे पे थे, इनके पूरा परिवार एक सम्मानजनक ओहदे पे एक आसीन है, तब भी इनको ये व्यवस्था नहीं मिल रही है। उसके बाद एक आम आदमी किस तरीके से क्या वो जो स्वास्थ्य विभाग की जो हालात हैं उससे कैसे क्या उम्मीद लगाए, यहाँ पे ये भी एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आपने देखा होगा ये तो बहुत इंटीरियर की बात चल रही है, यहाँ पे तो बहुत देवबंद में जिस तरीके से गांव इनका जो है अस्पताल से 40 किलोमीटर दूर इनका गांव है, वहां पे ये स्थितियां हैं। जब आप राजधानी लखनऊ में भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक प्रसव हुआ था राजभवन के बिल्कुल नजदीक एक महिला का। उसके बाद आपने देखा होगा क्वीन मैरी, इतना बड़ा हॉस्पिटल जहां करोड़ों का बजट आता है, वहां पे एक गैलरी में एक प्रसव हो जाता है, एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हो जाती है। तो पूरा स्वास्थ्य विभाग हमें लग रहा है वेंटिलेटर पे है। हालात ये बन गए कि उसको इलाज की जरूरत है। आज ब्रिजेश पाठक जी लगातार अपना प्यार बटोरने के लिए लगातार, हमें जैकेट देने की जरूरत नहीं है मरीजों को, हमें मफलर देने की जरूरत नहीं है मरीजों को, हमारे लाइन में लगते हमें दवाएं देने की जरूरत नहीं है मरीजों को, हमें सुविधाएं देने की जरूरत है। मरीजों को क्या चाहिए? उनको उचित जो सुविधाएं, जो उनका मूलभूत जो उनकी समस्याएं, आप उससे निपटने की कोशिश करिए। आप राजधानी में बड़े बड़े हॉस्पिटल में हालात क्या बने हुए वो देखिए पहले। और ब्रिजेश पाठक जी लगातार अपनी पीठ ठोकते रहते हैं कि हमने ये कर डाला, हम ये करेंगे, हम आधुनिक उपकरण लाएंगे, हम आप सब बिल्कुल कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, चुस्त दुरुस्त किए जाने को लेकर लगातार दौरे पे दौरे, निरीक्षण पे निरीक्षण और अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचते रहते हैं। बावजूद इसके ये अव्यवस्थाएं कैसे सामने आ जाती हैं, कमी कहां पर रह जाती है, ये समझ नहीं आता। और आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, चाहे आम हो चाहे खास। अब तो राज्य मंत्री भी ऐसी अव्यवस्थाओं से अछूते नहीं रहे। जो तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि 30 किलोमीटर बाद ही यहाँ पर हॉस्पिटल है, जहाँ पर जो बीमार होता है वो आनन फानन में वहाँ पहुँचता है, और फिर जब समय रहते बेड उपलब्ध ना हो, इलाज मुहैया ना हो, तो जाहिर सी बात है ऐसे में ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। जब अव्यवस्थाओं का अंबार हो और व्यवस्थाओं का अभाव हो तो ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, इस पूरे मामले को देखते हुए आप कहां पर क्या कमी देख पा रहे हैं? आखिर क्यों ऐसी तस्वीर बार बार दोहराती है, और अब तो राज्य मंत्री भी इस अव्यवस्था से अछूते नहीं रहे? देखिए सोनी जी, स्वास्थ्य की कुव्यवस्था को लेके कई बार आपके इस चैनल पर डिबेट हुआ, पहले भी हम लोग शामिल रहे उसमें जी। और लगातार आपने स्वास्थ्य के मुद्दे को बड़ी प्राथमिकता से उठाया है, क्योंकि हर इंसान का सबसे एक अहम, आज गरीब आदमी की जो कंडीशन है वो बड़े अस्पतालों में जा नहीं सकता। और फिलहाल जो घटना आप देवबंद की बता रही हैं, ये तो बहुत रिमोट इलाके का मामला है, जहां से 30 किलोमीटर तक का कोई अस्पताल भी नहीं है। और जिस तरीके से ये अपना पिता को लेकर अपने जाते हैं अस्पताल में और उनको एडमिट नहीं किया जाता है। अब सोचिए, ये एक मंत्री के रिश्तेदार हैं और मंत्री जी फोन करते हैं, फोन नहीं उठता है, दोबारा फोन आता है, तब एडमिट होते हैं। बिल्कुल सवाल ये नहीं है कि ये एडमिट होते हैं और आज इनके पिताजी भी नहीं रहे, लेकिन सब एक मंत्री के परिवार के साथ ये कंडीशन रही तो आम नागरिक के साथ क्या होगा, सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है। मान लीजिए
अगर इनकी जगह कोई आम नागरिक होता, उसकी मंत्री तक पहुंच नहीं होती, फिर वो क्या करता? आखिर मंत्री जी के फोन आने के बाद फिर उनके पास बेड कहां से उपलब्ध हो गए? देखिए, ये पूरे कुव्यवस्था, कहीं कोई किसी को नोटिस लेने वाला नहीं है। हमने पहले भी आपसे कहा है कि जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम फेल्योर है। किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी सरकारी तंत्र का कोई प्रभाव इन अधिकारियों के ऊपर नहीं है, इन लोगों के ऊपर नहीं है। बार बार आप ही नहीं, अभी जब कांग्रेस प्रवक्ता जी जैसे बता रहे थे, आप पूरे प्रदेश के किसी सीएससी, पीएससी या बड़े अस्पताल पे आप चले जाइए, वहां आपको कुत्ते घूमते मिलेंगे। यहाँ तक कि अस्पतालों की हालात है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। मैं एक दिन एक अस्पताल गया किसी से मिलने के लिए, बिजली वहां नहीं थी तो जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। आप सोचिए उस कंडीशन में जिस आदमी को लोग अस्पताल में ले गए हैं कि वो ठीक होकर के आएगा, इतनी गर्मी में उसकी हालत क्या होगी। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, विभाग की लापरवाही के साथ साथ, मुझे नहीं पता ये लोग स्वास्थ्य विभाग को क्या बजट दे रहे हैं, उन बजट का क्या सदुपयोग हो रहा है। बजट तो करोड़ों में पास होता है अवधेश जी, और मुझे लगता है ये सभी जानते हैं कि करोड़ों का बजट कहां पर किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है और किन किन सुविधाओं के लिए किया जाता है वो, लेकिन आम जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और अब तो ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसको लेकर भी सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं इन अव्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि ये अमानवीय तस्वीर सामने आ रही है। और बावजूद इसके जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं, या किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस रुख करते हैं चर्चा का। अनिल जी बरेली से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अनिल जी। अनिल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। उमेश जी अगले दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। जी नमस्कार। ये कहना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग की जो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल जो है निकम्मा हो चुका है। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता गरीब मरीज के साथ। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। प्रशांत, आपका रुख करेंगे। प्रशांत, अगर देखा जाए, ये जो परिजन आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त, और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपके साथ जो परिजन खड़े हुए हैं उनका ये कहना है, लेकिन इसका जिम्मेदार वो किसे मानते हैं? ये मौत हुई, इलाज के अभाव में हुई, आखिर इसका जिम्मेदार वो किसे मानते हैं? अनम्यूट करिएगा प्रशांत। जिस प्रकार आपके पिताजी की कहीं न कहीं एक लापरवाही के कारण मौत हुई, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? विभाग को मानते हो, शासन को मानते हो, किसको मानते हो? विभाग को मानते हैं जी। जो डॉक्टर सुशील है उसी ने स्ट्रेचर को मना करी, उसी ने एम्बुलेंस को मना करी। हमें नहीं पता क्या बात है, कुछ मना की। डॉक्टर सुशील वहाँ पर तैनात थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने जबरदस्ती करके आपको कोई स्टेशन नहीं मिलना, आपको वो नहीं मिलना, तुरंत उनके खिलाफ एक्शन हो गया। फिर मंत्री जी कहते हैं टीम बैठा दे जांच के लिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे साथ। मैं बात करूंगा, यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं जो गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम? नरेंद्र जी। तो नरेंद्र जी, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो सरकार द्वारा दावे बहुत किए जा रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, लेकिन आप गांव के पगडंडी से जुड़े हैं, क्या यहाँ की सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है यहाँ पर? यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं है जी, अस्पताल दूर है, यहाँ दिक्कत आती है जी। ना कोई डॉक्टर अच्छा है, ना यहाँ पर कोई अस्पताल कोई अच्छा है। 40 किलोमीटर जाते हैं, फिर वहाँ भी हमारी कोई सही टाइम पर भर्ती नहीं होती है, और इस वजह से हमारे इस आदमी की बहुत मृत्यु हुई जी। सही टाइम पर इलाज के लिए आप दोषी किसको मानते हैं? हम विभाग को मानते हैं जी। सरकार को? सरकार को नहीं जी। सरकार ने जो मंत्री ने कहा जी एकदम तुरंत भर्ती, तो उन्होंने फोन करा जो हमारे लड़के के लिए सेवा करी, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी सेवा करी। फिर विभाग ने कुछ नहीं करा जी, सरकार को नीचा दिखाने के लिए कि हम बहुत दुखी मन से वापस लेके चले जी। ना हमें चेयर मिली, ना हमें एम्बुलेंस मिली।
तो आप देख सकते हैं, सीधे ग्रामीण कह रहे हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से काफी दूर हैं और 40 किलोमीटर यहाँ से हॉस्पिटल हैं। लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, जिसका परिणाम लोगों को अपनी जान गंवाकर देना पड़ता है। आप बात करें पिछले 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो हॉस्पिटल की आप लोगों द्वारा मांग की गई, क्योंकि सरकार के पास फंड बहुत है, पैसा हॉस्पिटल भी इस क्षेत्र को दे सकती है। आज भी मंत्री को कहा जी, हमने हॉस्पिटल के बारे में कहा जी, हमारे इसमें पूरे इलाके में हॉस्पिटल होना चाहिए, तो अच्छा डॉक्टर बैठे जी, उसकी मांग करी जी। आज भी कहा जी, देखो जो हमारे साथ एक ग्रामीण हो रहे जी, आपका नाम? लखन सिंह जी, क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य सेवा की? अगर बात करें जिस प्रकार से एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो राज्य मंत्री के रिश्तेदार भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को जिस प्रकार लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को पर ग्रामीण कहीं ना कहीं नाराज भी हैं, लेकिन राज्य सरकार के प्रति अब भी यहाँ पर नरम रुख ग्रामीण अपनाए हुए हैं। कहना है कि स्वास्थ्य जो विभाग है वो सरकार की छवि साजिश के तहत खराब करने पर लगा हुआ है। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन इस छवि को सुधारने की भी तो जिम्मेदारी सिस्टम की है, सरकार की है कि आखिर लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं, जो बार बार जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं कि कैसी सुख सुविधाएं आम जनता या मरीजों को मिल पा रही हैं। बावजूद इसके ऐसी तस्वीर सामने आती है। एक दर्शक जुड़े हुए थे, प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, ये तो विचित्र हो गया। गुलामी की समय में भी ये नहीं देखा, इतनी डरा धमकी होके भी वो मानने को तैयार नहीं है कि इसमें सरकार की ये कमियां हैं। समझ में नहीं आता है, यूपी में और जगह भी हैं, लेकिन यहाँ जब हुआ है, एक बेटा अपने बाप को जब गोद में लेके जा रहा है, वो भी नहीं बता रहा है कि उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इतने अंधे भगत हो गए इस मिनिस्ट्री के। शर्म की चीज है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कम से कम ये तो बोल देते कि इस कारण से नहीं मिली होगी, नहीं होगी इनके पास में, या कुछ न कुछ तो बोलते, लेकिन बोलते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए कहा जाता है। इनको तो इनके ऊपर में दुख जाहिर करने की जगह तो शर्म महसूस हो रही है कि ऐसे बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपकी बात से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वाकई आम जनता की जो दिक्कतें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं से आम जनता दो चार होती है, उन समस्याओं को हम जनहित में उठाते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं इसका शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर जो जिम्मेदार विभाग है, उस स्तर पर इन समस्याओं का हल निकलकर सामने आए। और जब आम जनता की प्रतिक्रियाएं इस तरीके से सामने आती हैं तो वाकई सवाल उठते हैं। जनहित में वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। के सौभाग्य में उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि वे मां अहिल्या की नगरी में आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित हैं, हमें मार्गदर्शन दे, पथ प्रदर्शित करें। जय शिवाजी। पार्वती पतिये हर हर। प्रभु राम की धरती है, योगी की धरती। प्रभु राम की धरती है, योगी धरती है, योगी की धरती है। इंदौर के महापौर राम की धरती है। श्री पुण्य मित्र भार्गव जी, माननीय सांसद श्री शंकर ललवानी जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय सांसद कविता पाटीदार जी,
स्थानीय विधायक श्री महेंद्र हार्डिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष श्री गौरव रणदिए जी, पूज्य संतजन और इंदौर के सभी मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले महापौर जी का और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को स्मार्ट सिटी और स्वच्छ सिटी के रूप में देवी अहिल्या के इस शहर को देश और दुनिया के अंदर एक नई ऊंचाइयों में पहुंचाया है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन के पूरी टीम को, नगर निगम के महापौर समेत यहां के सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे इंदौर शहर में कई कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है और सचमुच यही होता है, विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है जिसमें अभी कुछ देर पहले मुझे पूज्य संत योगी माधवनाथ जी की महासमाधि स्थल पर पूजन करने और नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अभी मैं यहां पर आया हूं। यह वर्ष हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव पूरा भारत आयोजित कर रहा है और इसकी शुरुआत वास्तव में इंदौर ने ही कर दी है। $350 वर्ष के इस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आप याद करिए, आज से 350 वर्ष पहले हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके उस समय के सबसे क्रूर और बर्बक मुगल शासक की सत्ता को चुनौती देकर के उन्होंने उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका परिणाम है आज 350 वर्षों के बाद ही इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुण्य स्मरण हम सब कर रहे हैं, उसी गौरव के साथ कर रहे हैं जिस गौरव के साथ उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य के प्रति समर्पित प्रत्येक वह भारतवासी उस कालखंड में कर रहा था। और आज हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति जब राष्ट्र नायकों की गिनती करता है तो भाइयों बहनों उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेता है। 17वीं सदी में इस प्रकार की शासन सत्ता मिलनी दुर्लभ थी, जिन्होंने लोक कल्याण का भी काम किया, प्रजा के प्रति भी जितने समर्पण भाव के साथ कार्य किया उतने ही समर्पण भाव के साथ भारत के राष्ट्रवाद के इस भगवे को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी शौर्य और पराक्रम को देख करके उत्तर प्रदेश के कवि महाकवि भूषण ने एक बात कही थी, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है तेज तम अंश पर, कान्हा जिमि कंस पर, त्या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी
जिस प्रकार पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंडों पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण और कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान भारी है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी गौरवशाली परंपरा पर सम्मान व्यक्त करने के लिए हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय का सबसे बड़ा नौसेना का अपना बेड़ा बनाया था। आप सोचिए, उस समय एक सामान्य से परिवार से उभर करके उन्होंने अपनी एक बड़ी रियासत खड़ी करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और अपना स्वयं का एक समुद्री बेड़ा खड़ा किया। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो निशानी थी, आज अंग्रेजों के कालखंड से भारतीय नौसेना का जो चिन्ह था उसे हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी को भारतीय नौसेना ने आज अंगीकार कर दिया है। इसके लिए पूरे भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से आगरा में हमारी सरकार के आने के पहले की सरकार ने एक मुगल म्यूजियम बनाने का कार्य किया था। हमने कहा भी क्या ये मुगलों के पैसे से बनाया जा रहा है? तो लोगों ने कहा नहीं, पैसा तो सरकार का है। तो हमने कहा भी इस म्यूजियम का नामकरण, भाइयों बहनों, हमने म्यूजियम का नामकरण ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया है। तो सीधी तस्वीर इंदौर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने आचार विचार व्यवहार छत्रपति शिवाजी सम्मान समारोह में शिरकत करने के दौरान उनके कार्यकाल और किस तरीके से विचारधारा के तहत उन्होंने काम किया, उन अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। वापस लौटते हैं अपने खास कार्यक्रम जनहित में। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है और इस तस्वीर को देखते हुए कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। हमारे साथ अवधेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं और रफत यादव जी, माफ़ कीजिएगा, रफत फातिमा जी भी जुड़ी हुई हैं। रफत जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जिस तरीके से पीड़ित के जो परिजन हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता भी लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल हर एक के जहन में बस एक बात निकल कर सामने आ रही है कि सरकार का जो मंशा है, सरकार की या जो वो करना चाह रहे हैं वो तो सही से कर रहे हैं, मगर जो अस्पताल प्रबंधन है वो सलीके से काम नहीं कर पा रहा है। सोनी जी, जिस तरीके से अभी हम पीड़ित परिवार के लगातार सुन रहे हैं, अगर श्रेय सरकार को जाता है किसी भी अच्छे कार्य के लिए, श्रेय जब सरकार लेती है तो लापरवाही के लिए सरकार को क्यों नहीं कहा जाएगा? जरूर कहा जाएगा। और विभाग किसके इशारे पे चलते? सरकार के इशारे पे चलते हैं। अब पीड़ित परिवार क्या कह रहा है ये तो उसकी अपनी समझ है, लेकिन यहाँ पे हालात जो बने हुए हैं वो सरकार को साफ साफ नजर आ रहा है। सरकार की लापरवाही के चलते ही ये सब हो रहा है। जो लगातार ऐसी एक नहीं, ऐसी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। कोई अपना बच्चा गोद में ले आ रहा है, कोई ठेले पे लाश लिए चला आ रहा है। एक जगह की नहीं, ये हर जिले की हो रही है और रिमोट एरिया में अक्सर होता है। और जब लखनऊ जैसे शहर में, जहाँ पे हम लोग शहर का बड़ी बात होती है, हम शाइनिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी बनाने की बातें करते हैं, वहां पे जब हालात ये हैं कि एक आम आदमी को कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो हम रिमोट एरिया की क्या बात करें? अब इनकी क्या वो है, हम नहीं समझ सकते इनकी क्या मानसिकता है, क्या ये सरकार को कहना चाह रहे, क्या नहीं कहना चाह रहे। ये इनकी अपनी व्यूज है, हम उनके उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक बाप डेड बॉडी एक बेटा उठा रहा है, उसके खुद स्थिति वो समझ रहा होगा, कंडीशन वो समझ रहा होगा अंदर से क्या उस पर गुजरी होगी उस टाइम, लेकिन वो इस टाइम सामने जाहिर नहीं करना चाह रहा है। तो ये हालात पूरे देश के बने हुए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, अभी कैंसर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कल्याण सिंह जी के नाम पे रखा गया है। कल्याण सिंह जी को अपना नेता, अपना आइडियल मानते हैं ये लोग, लेकिन आज तक वहां पे 7वां वेतन आयोग नहीं लागू हुआ है। वहां के डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वहां पे लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, लगातार वहां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और डॉक्टर्स की कमी के चलते भी कई बार एक डॉक्टर देखा जाए तो कई लंबी लंबी कतारें जो नजर आती हैं अस्पताल में,
तो मरीजों को सिर्फ एक डॉक्टर ही हैंडल कर रहा होता है, वहां पर डॉक्टर्स का अभाव देखने को मिलता है, तो स्टाफ की कमी के चलते भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के नेताओं को इतना तो समझना ही चाहिए कि वह देश के प्रजातांत्रिक ढांचे के नेता हैं, राजनेता हैं, और संसार इस समय प्रजातांत्रिक ढांचे से चल रहा है। पुरानी कहानियां नेताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती, राजाओं महाराजाओं की। वो कहानियां आप किताबों में पढ़ाइए। जो प्रजातांत्रिक ढंग आपको मिला है उससे देश और सरकार चला के दिखाइए, जो आप चला नहीं पा रहे हैं। और राजाओं महाराजाओं को इनकी बातें सुन के हम क्या करेंगे? उन्हीं राजाओं महाराजाओं की बातें सुनाते हैं जिनके कारण ये देश गुलाम हुआ, जिनके फूट और झगड़ों से ये देश बर्बाद हुआ। अब मुश्किल से एका बना है प्रजातंत्र के नाम पर। गिरीश जी, लेकिन जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, लेकिन आज जो राजा महाराजा हैं क्या वो बेहतर तरीके से अपनी जनता का, इस आवाम का ख्याल रख पाते हैं जो सत्ता में काबिज हैं? ये योजनाएं जो लाई जाती हैं, या ये कहा जाए जिन सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये तस्वीर सामने नहीं आ रही होती। अगर वो नहीं चला पा रहे तो उन्हें हटाइए, और उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है डिपार्टमेंट का, इसका मतलब ये हुआ कि हर वक्त यही बातें उठती रहती हैं, स्वास्थ्य विभाग। तो आप मंत्री बदल के देखिए, किसी IAS अधिकारी को लगाइए वहां पर, ताकि सब काम हो सके। शुक्रिया गिरीश जी, राय साझा करने के लिए और ये बात साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपका रुख करेंगे, उससे पहले अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, जो बात निकलकर सामने आ रही है, अभी CM योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन पा रहे थे कि स्मार्ट सिटी का जिक्र किया एक बार फिर से। बार बार हम ये शब्द सुनते हैं स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो असल मायने हैं वो कैसे ये बताता है कि हाँ ये स्मार्ट सिटी है? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुझे लगता है जहां की बेहतर है तो वो स्मार्ट सिटी उसे कहा जा सकता है। क्या हम अग्रसर हैं, हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? देखिए, अभी जो इंदौर शहर में बोल रहे थे, तो इंदौर शहर साफ सफाई में बहुत दिनों से बहुत अच्छा शहर चला आ रहा है, और अहिल्याबाई होलकर वंशज के द्वारा स्थापित तो शहर रहा है। अच्छी बात है, जो साफ सुथरे शहर में तो कम से कम कुछ वहां सीख के तो आओ। आप वहां खड़ा होकर के यूपी की तारीफ किए जा रहे हो, और यूपी की ये लचर व्यवस्था है कि आज स्वास्थ्य सेवाओं की ये लचर व्यवस्था है कि आप एक व्यक्ति के पिता का निधन होता है, उसके बाद भी वो मजबूर है अपने गोदी में लेकर के उस डेड बॉडी को जाने के लिए। ये सब सुविधा तो सरकार देती है, वहां से स्ट्रक्चर तक नहीं आपको उपलब्ध करा पा रहे हो। और हमारे जो मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, सही बात है, इनको हम लोग शुरू से देख रहे हैं, इतना छापा डालते हैं और रोज कहीं टोटी का पानी खोल के देखते हैं, कहीं कोई गंदगी दिखाते हैं, कहीं जहां कुत्ते चल रहे हैं उसको दिखा, तमाम चीजें। आखिर उन सब का रिजल्ट क्या मिल रहा जनता को? हम तो बार बार देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा, अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा बड़ी तेजी से, हालात ऐसे हैं डेंगू वार्डों के, सरकारी अस्पतालों के, कि जो मरीज वहां ठीक होने के जाए उसके साथ दूसरी घटना हो जाए। मतलब बहुत ही लचर व्यवस्था है। सोनी जी, अगर आप अपने कैमरे को हर जिलों में अपने लोगों को अगर आज की डेट में अस्पतालों में घुमा दीजिए, ये तो एक बड़ी घटना हुई जिसके ऊपर कैमरा आपने फोकस कर रखा है। अदरवाइज अगर आप आज कैमरे को घुमा दो तो किसी भी अस्पताल में आपको कोई मरीज सही से इलाज पाता नहीं दिखेगा। दवाओं का ऐसी की तैसी है वहां पर, तमाम नकली दवाएं तक, तमाम बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। मतलब कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ कागजों में, भाषणों में अच्छा लगता है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोल बोल के लगता है कि जनता को एहसास करा देते हैं। हर व्यक्ति पीड़ित होता है, लेकिन जब तक वो पीड़ित नहीं होता है उसको लगता है कि सभी लोग दूध भात खा रहे हैं। वही कहानी सरकार में चल रहा है। ठीक है, प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं प्रशांत त्यागी का। प्रशांत, अगर देखा जाए, आपने राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा से भी बात करने की कोशिश की, लगातार कॉल की, लेकिन उनका कॉल पिक नहीं हुआ। CMO की कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर निकल कर सामने आई? क्या उन्होंने इस मामले का निरीक्षण किया, तहकीकात की? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है? बात करें, सहारनपुर के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन प्रशांत आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जब बात करें जो सहारनपुर के जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर वो कहीं ना कहीं शांत है, लेकिन राज्य मंत्री ने इस मामले को लेकर, चलिए प्रशांत दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी,
जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से भी बात कर रहे हैं, जो एक बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि हमने ये सवाल रफत जी से भी किया था कि सरकार तो बेहतर कर रही है, तो ये बेहतरी की तस्वीर है, इससे बेहतरी की तस्वीर कहेंगे हम? पीड़ित परिवार तो इसमें मजबूर है भाई, उसके रिश्तेदार मंत्री हैं और उन्होंने टेलीफोन किया मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, तो जो अभी तो जो हुआ सो हुआ। तो उस परिवार की एक मजबूरी है उसके पीछे, वो परिवार खुल करके, अगर मंत्री परिवार से कहीं रिश्तेदारी में नहीं होता खुल के बोलता वो परिवार। दुख की घड़ी में वो परिवार है, इसलिए हम लोग उस परिवार के साथ हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी कोई करप्शन आता है, कोई दिक्कत आती है, तो हमेशा ऊपर से आती है। अगर ऊपर से सारा मामला सिस्टम टाइट कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर नीचे के लोग डरेंगे, लेकिन जब कोई लगामी, सारे ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हुई पड़ी है, किसी के ऊपर कोई लगाम ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर अधिकारी ऐसे ही करेंगे। अभी आप देख रहे हैं, आपके संवाददाता संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन आज भी वो मैडम लाइन पर नहीं आ रही हैं। सीएमओ ने पता नहीं क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया। देखिए, जो गए, पहला घटना हुआ, एडमिट नहीं हुए। एडमिट तब हुए जब एक मिनिस्टर साहब का फोन आया इनके रिश्तेदार का, उसके बाद उनका निधन हो गया। निधन के बाद भी ये मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार ये जानने के बावजूद भी उनको स्टेशन नहीं मिला बॉडी को ले जाने के लिए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आम जनता कितना पिस रही होगी, इसका अंदाजा एक सामान्य नागरिक लगा सकता है। सोनी जी, अब इसमें बहुत कुछ कहने की बात नहीं। बिल्कुल, और ये प्रतिक्रियाएं भी लगातार आम जनता के निकलकर सामने आ रही हैं। बदलाव होना चाहिए, मंत्री जी के ये रिश्तेदार थे, अगर उनके साथ हुआ तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठना लाजमी है कि एक आम व्यक्ति, जो आम जनमानस है, जिसके यहाँ अगर कोई शख्स परेशान है, बीमार है, वो किस तरीके की दिक्कतों से दो चार होता है। करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है व्यवस्थाओं के नाम पर, लेकिन अब व्यवस्थाएं इस कदर कि एक मरीज को ना स्ट्रेचर मिलता है, ना एम्बुलेंस समय रहते, और पिछले दिनों ना जाने कितनी ऐसी तस्वीरें सामने आई। रफत फातिमा जी, कैसे सुधार संभव होगा अगर इसी तरीके की लापरवाही बरती जाएगी? सोनी जी, एक तरफ हम चंद्रयान पे जाने की बातें करते हैं, हम उस पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज हालात ये है कि हम छोटी छोटी जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे जो है रोजी रोटी, हमारी बेसिक इश्यूज पे हम बात नहीं कर पा रहे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है ब्रिजेश पाठक जी को सबसे पहले तो ये दवाएं लाइन में लगकर दवाएं नहीं बांटने की जरूरत है, ना उनको शमशान जाने की जरूरत। सबसे पहले वो इन चीजों पे, इन समस्याओं को देखें जो हालात हो रहे हैं, जो आम मरीजों के साथ हो रहे हैं। हमने राज मंत्री का फोन आ जाता है, हमारी अप्रोच है, हमने वहां तक बात कर ली, लेकिन एक आम आदमी किसको फोन लगाए जब उसका कोई पीड़ित, अगर वहां पे स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, दवाएं नहीं मिल रही, दवाएं भी बाहर से लाने की बात हो रही है, टेस्ट भी बाहर से कराए जा रहे हैं। तो एक आम आदमी की आप समस्या को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप बड़े बड़े, हमें नहीं लगता कि आपको सस्ती लोकप्रियता की जरूरत है। आप उस पोस्ट पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप अपने कर्तव्य निभाइए। आप तो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, आप लगातार सत्ता हासिल करने की जो है जुगत में लगे रहते हैं। तो सत्ता हासिल करना ऐसा नहीं कि जनता को आप नकार सकते हैं, जनता को मत नकारिए। जनता ही ने आपको सर पे बिठाया, वही सर से उतार देगी। आप देखिएगा यही जनता इनको बिल्कुल सिरे से नकारेगी, जिस तरह से हालात बन रहे हैं। चलिए, आने वाले दिनों में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन पहले से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। हमारे साथ प्रशांत त्यागी, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जो परिजन, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, जो जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार की इसमें कोई, इस तरीके से सरकार की मंशा साफ है और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ये सब हुआ, तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? क्या किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? सीएमओ का क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया? क्या इस पूरे मामले को गहनता से, इस मामले का निरीक्षण किया गया? क्या वजह जानने की कोशिश की गई? प्रशांत, अनम्यूट करिएगा। जी, मैं बात करूंगा जो राज्य मंत्री हैं, यहाँ से विधायक भी हैं, बाकायदा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको पूरा मामला अवगत कराया है, और उसी के बाद ही जो संबंधित जो चिकित्सक था उसको वहां से हटाया गया है और जांच इसकी देखी गई है। हालांकि पूरे मामले पर जो आला अधिकारी हैं सहारनपुर के, वो बोलने से बच रहे हैं, और जो मृतक थे उनके पुत्र हमारे साथ हैं। राज्य मंत्री
आपकी बात हुई है, क्या उन्होंने इस मामले में आपको आश्वासन दिया? नहीं, इसमें आश्वासन दिया जी, इसमें टीम गठित करा दी एक तो, और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी होगी जी। डॉक्टर सुशील है जो जिसने दुर्व्यवहार करा, स्टेशन ने दिया, गाड़ी ने दिया, एम्बुलेंस ने दी, उसके खिलाफ जी। राज्य मंत्री से आपकी बात हुई थी? बात हुई जी। हाँ, क्या कहा उन्होंने? इसके खिलाफ कमेटी बैठा दी, गठित करके जांच हो रही है जी। बिल्कुल, राज्य मंत्री द्वारा पीड़ित परिवार से बात भी की गई है। बाकायदा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और पूरे प्रकरण को लेकर एक राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो 2 दिन के अंदर पूरे मामले में रिपोर्ट देगी और हो सकता है कि आगामी मामले में खुद स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते नजर आए। जी, फिलहाल जिस डॉक्टर को दोषी पाया गया उसको हटा दिया गया है और उच्च स्तरीय जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। प्रशांत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रफत फातिमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आज राज्य मंत्री जो PWD विभाग के मंत्री हैं, उनके मौसा जी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो इस तरीके से बिना स्ट्रेचर, बिना एम्बुलेंस के उनकी इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, तो आम आदमी किस तरीके से जद्दोजहद करता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं।